कुछ आपका चैप्टर में हैवी मेटल रहेगा नहीं। तो अभी जो अपन चैप्टर में पढ़ने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हंगर और हार्डशिप। ये वो फेज है 1830 का, ये वो फेज है 1848 तक का, जब पूरे यूरोप में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि 1830 में फ्रांस बन गया और फ्रांस फाइनली लिबरल लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया। अब कंजर्वेटिव पावर से पावरलेस हो गए, मतलब समझ लो कि उनकी पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और जब कंजर्वेटिव्स की पावर कम होगी ना, तो किसी की पावर उठेगी, और वो किसकी पावर उठी, लिबरल्स की पावर उठी। मतलब मैं कह लूं राजा की पावर कम हो गई, आम जनता की ताकत उठी। ये लिख लेना, ये समझ में आ रहा है। ये वर्ड ना लिख पाओ तो ये जरूर लिखना कि राजा की ताकत कम हुई और ताकत बढ़ गई किसकी, आम जनता की। और आम जनता क्यों जागरूक हुई, फ्रांस में होने वाले रिवॉल्यूशन से। फ्रांस में होने वाले रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, आम जनता पूरे यूरोप की जागरूक हो गई। क्यों, क्योंकि ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब पूरा फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप में क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है। तो ड्यूक मेटरनिक ने अगर ये स्टेटमेंट फ्रांस को लेके दिया है, तो आप फ्रांस की इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि फ्रांस में अगर यूनिफिकेशन हुआ है, तो फ्रांस में अगर लिबरल्स पावर में आए हैं, तो उसके आसपास वाले भी तो आएंगे। आज इंडिया में कोई अच्छी सी चीज लागू करेंगे तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका भी तो लागू करेगा उस चीज को। समझ में आया बात को। तो ऐसी फ्रांस में कोई चीज लागू हुई तो अच्छी चीज थी, वहां के लोग राइट्स के लिए लड़े और वहां के लोगों को राइट्स मिल भी गए। तो बाकी देश भी तो करें ना, उसके एग्जांपल देखिए, ब्रसेल्स, ग्रीस देख लिया, पोलैंड। लेकिन वहां पर एक एटमॉस्फेयर बन गया, कहां पर, यूरोप के अंदर एक जंग सी छिड़ गई। जंग सी कैसी छिड़ गई कि वहां की हवाओं में ये बातें फैलने लगी, और वहां की हवाओं में एक एटमॉस्फेयर ये बन चुका था, वो माहौल बन चुका था कि अब हम लोगों का भी एक देश होगा। अब हम लोगों का भी क्या होगा, एक देश होगा। तो ये जो नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट, ये जो नेशन बिल्डिंग, ये नेशन स्टेट की जो डेफिनेशन आती है ना, वो यहीं से आती है कि लोग जब जागरूक हो गए तो वो अपनी जमीन और अपने देश के लिए लड़ने लगे। लेकिन इसी समय पर मैंने हमेशा बोला है कि आप जब महान बनने की तरफ जाओगे, तब आपके सामने चुनौतियां आना शुरू। जिस समय आपने सोचा ना आपको महान बनना है, जिस समय आपने सोचा उसी समय से आपके सामने चुनौतियां आना शुरू। वो चुनौती हो सकती है दोस्तों की हो, वो चुनौती हो कि घूमने की हो, मोबाइल की हो, टीवी देखने की हो, सीरियल देखने की हो, मैच देखने की हो, कुछ भी करने की चुनौती हो, वो सामने आ जाएगी। आप बस एक बार सोचो कि मैं ये टाइम टेबल, जैसे ही सोचोगे और वो टाइम टेबल बना के माइंड में ड्राफ्ट कर लोगे, पूरा कंप्लीट कर लोगे, और जैसे उसको लागू करने चलोगे ना, तो पहला कदम ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। इतिहास से हमेशा सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि जब आपने कोई चीज सोची है तो उसको लागू कैसे किया जाए, इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। अब क्या दिक्कत थी, 1830 में लोग नेशनलिस्ट तो हो गए, लेकिन लोगों के सामने चुनौती थी। वो दो चुनौती कौन सी थी, हंगर और हार्डशिप। हंगर मतलब भूख, और हार्डशिप मतलब कठिनाई। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परे है, मतलब दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलेंगे। कठिनाई होगी तो भूख की वजह से होगी, या भूख है तो कठिनाई की वजह से, या दोनों हैं तो दोनों को प्रॉब्लमेटिक है। अब क्या होता है, भूख कैसे बढ़ती है, भूख नहीं बढ़ती है। हुआ क्या, जैसे फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन आया था पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, रिसोर्सेज कम बढ़ने की वजह से, तो सेम कहानी पूरे यूरोप में हुई, जब पूरे यूरोप की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ गई। ये वही समय याद करो, ये समय याद करो 1830 के आसपास का। और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ोगे आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है इस समय पर। क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। लोगों, कंपनी को डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए। पूरे यूरोप में रॉ मटेरियल की लड़ाई छिड़ चुकी है। तब ना जाके जर्मनी से लड़ेंगे ये लोग, क्योंकि जर्मनी के पास कोयला है। इसलिए जर्मनी आखिरी तक, और आज भी जर्मनी कहीं ना कहीं टारगेट पे रहता है पूरे यूरोप के, क्योंकि उसके पास कोयला है भाई। जिसके पास संसाधन होंगे दुनिया उससे लड़ेगी। अभी कोई सारा रेगिस्तान के लिए देखा कि इंडिया और अमेरिका की लड़ाई चल रही रेगिस्तान के लिए। रेगिस्तान के लिए कौन लड़ता है, कभी देखा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थार रेगिस्तान में हो रही, नहीं हो रही। क्यों, कौन, कश्मीर क्यों मांगा उन्होंने, कोई दुनिया का सबसे सुंदर एरिया कश्मीर है। मतलब एक बार कश्मीर चले गए आप और वहां कुछ दिन अच्छे से रह लिए, अच्छे से बिता लिए, फ्री माइंड, तो आप सोचोगे कि मैं यहीं रह लूं, इतना अच्छा है। और लड़कों के लिए दूसरी एडवांटेजेस चीज है वहां पे ये है कि वहां पड़ती ठंड ज्यादा,
तो आप नहीं भी ना हो तो भी चलेगा, समझे आपको? तो अभी ये वो बात समझ जाना, लड़के बोला लेकिन ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि यूरोप के अंदर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, रिसोर्सेज कम, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा प्रोडक्ट्स के, रॉ मटेरियल की, कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी ना फिर इंडिया के इतने सारे कॉलोनीज, इतने सारे स्टेट्स को ये कॉन्कर कर रहे हैं अंग्रेज लोग। क्यों अंग्रेज लोगों को इंडिया की चाहिए, उनको इंडिया का रॉ मटेरियल चाहिए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो शुरू में उन्होंने भी अपना कॉटन को प्रमोट करवाया, लेकिन उतना कॉटन उनका प्रमोट नहीं हुआ जितना कॉटन अपना प्रमोट हुआ। तो ये था हंगर। फिर हार्डशिप क्या है भाई, हंगर समझ में आ गया, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। अब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है तो हंगर, भूख है लोगों के अंदर। दूसरी चीज हार्डशिप, हार्डशिप दो तरीके से आई। तो लोगों के आम जीवन में, लोगों के आम जीवन में कैसे, जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में गए उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। इसको अपन ने प्रिंट कल्चर में भी देखा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी देखा था, और यहाँ पर भी आप देखोगे हार्डशिप, दोनों एच याद रखना, ठीक है। अब हंगर समझ गए, हार्डशिप समझ गए। जब 1830 से 1845 का ये टाइम पीरियड था, तो भैया ये टाइम पीरियड फिक्स क्यों रखा, मतलब यूरोप के अंदर कठिनाइयों वाला समय चल रहा था, बड़ा कठिनाइयों वाला समय 1830 से 1848, लेकिन 1848 तक ही चला, बहुत बात तक चला, बहुत बात तक चला। क्योंकि 1848 को यहाँ इसलिए रोक दिया जाता है, 1848 में यहाँ पर एक ट्राई हुआ, कहाँ पर, यूरोप में, और यूरोप में कहाँ पर, जर्मनी में। अब मैच करना दोनों चीजों को, क्या करना, दोनों चीजों को मैच करना है। याद है फ्रांस पड़ा था, तो फ्रांस में जब किंग पावर में था तो लिबरल्स लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, आम जनता का। आम जनता ने जब कोशिश करी, कॉमन पीपल ने जब कोशिश करी, या मिडिल क्लास ने जब कोशिश करी कि राजा के खिलाफ हम कुछ एक्शन लें, तो राजा ने उनको रोका। ये पहला आपने पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स बदल के न्यू कंजर्वेटिव्स हो गए और लोगों को रोक दिया गया। लेकिन फाइनली 1830 के जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, लोग पावरफुल हो गए और लोगों ने राजा को समझा दिया कि आप हमारे लिए काम करो नहीं तो हट जाओ। और ऐसे ही क्या होगा जर्मनी के अंदर, क्या जर्मनी पहले ट्राई में यूनिफाइड हो जाएगा? और जर्मनी जैसा देश अगर पहले ट्राई में यूनिफाइड हो जाए ना, तो उसके राजा की मूर्ति हर घर में लगी हो, फोटो हर घर में लगी हो। तो जर्मनी जैसा राज्य, उसके पास संसाधन, जिसके पास रिसोर्सेज, दुनिया को उसने राज किया, उसके पास रिसोर्सेज थे, उसके लिए पूरा यूरोप लड़ रहा है उसके लिए, और वो इतनी जल्दी यूनिफाइड हो गई, इतना पावरफुल था जर्मनी उस समय था नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, नेशनलिज्म बहुत बड़ी चीज होती है, राष्ट्रवाद इंसान को मरने के लिए और मारने के लिए मजबूर कर देती है, जिसको अपन देशभक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशभक्ति। और यही केस कहाँ हुआ? जर्मनी में। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन 1848 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1848 से जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है। रशिया और इधर जर्मनी, जर्मनी का किंग और रशिया का किंग, या मैं बोलूं जर्मनी के कंजर्वेटिव्स और रशिया के कंजर्वेटिव्स। जब 1848 में वहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई, कौन सी पार्लियामेंट? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई। 841 मेंबर्स वहां पर इलेक्ट होके आए। 841 मेंबर्स वहां पर इलेक्ट होके आए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वहां पर बुलाई गई और वहां पर लिबरल नेशनलिस्ट को एस्टेब्लिश किया जा रहा था। किसको एस्टेब्लिश किया जा रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट। मतलब लिबरल के आगे में अगर वर्ड लगा दूं कॉमन पीपल, किसको? कॉमन पीपल, सीपी लिख देता हूं तो गलत नहीं होगा। तो लिबरल्स लोगों को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों को एस्टेब्लिश होने से किन लोगों ने रोक दिया? इन लोगों ने। ये पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को पावर में आने से रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि ये जो दूसरी पार्टी जब पावर में आ जाती है तो क्या हो जाता? लिबरल्स लोग पावर में आ जाते हैं, और जब लिबरल्स लोग पावर में आते तो
तो कंजर्वेटिव लोगों की पावर क्या कर दी जाती, कम कर दी जाती है। राजा को पसंद होगा क्या कि उनकी पावर कम करी जाए, नहीं। तो 1848 का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सेशन सक्सेसफुल रहा, नहीं रहा। क्या 1848 में जर्मनी यूनिफाइड हुआ, नहीं हुआ। क्या 1848 में जर्मनी का ये पहला ट्राई था, हाँ, लेकिन जर्मनी दूसरे ट्राई में यूनिफाइड होगा, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाइड होने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पावरफुल है, या जर्मनी के लिबरल्स लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो क्या है, पावरफुल है एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव। तो उनको किनको हराना पड़ेगा, कंजर्वेटिव्स को। और कंजर्वेटिव्स को हराने के लिए यहाँ पर याद रखना, मैंने पर्शिया का किंग और पर्शिया का कंजर्वेटिव लिखा है, लेकिन जब जर्मनी को यूनिफाइड कराने की बात आएगी तो जर्मनी की हेल्प कौन करेगा, इन लिबरल्स लोगों की हेल्प कौन करेगा, जर्मनी का किंग करेगा, सॉरी प्रशिया का किंग करेगा। कौन करेगा, प्रशिया का किंग, जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। अब इसकी छोटी सी कहानी यहाँ पे समझ लेना। वापिस देखना, 1848 में ट्राई हुआ, ट्राई फेल हो गया, पहला ट्राई था जर्मनी को यूनिफाइड कराने का, फेल क्यों हुआ, फेल इसलिए हो गया कि कंजर्वेटिव्स लोग ज्यादा पावर में थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टैब्लिश नहीं होने दिया, पार्लियामेंट को सेशन में सक्सेसफुल तरीके से चलने नहीं दिया, ठीक है ना। उसके बाद में कौन लोग पावर में रहे, भैया कंजर्वेटिव्स ही पावर में रहे। फिर इसके बाद में ट्राई शुरू होता है। यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखना, जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट तो यहाँ से हो गया है, लेकिन असली यूनिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसमें तीन चीज याद रखना, तीन चीज क्या, कि जर्मनी ने हेल्प ली प्रशिया की, प्रशिया का किंग था ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, ए मैंने लिख दिया, दूसरा पॉइंट में आप लिख लेना कि जर्मनी प्लस प्रशिया ने 7 ईयर वॉर लड़ी, ठीक है। सी तीसरा पॉइंट लिख लेना, जर्मनी प्लस प्रशिया ने 7 ईयर वॉर में 3 देशों को हराया। और आप बाद में लोग इन 3 देशों का नाम बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि सच में जर्मनी पावरफुल हो चुका था। और ये 3 देश थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। ये लड़ाई शुरू हुई थी, डी पॉइंट याद रखना, 1864 से 1870 तक। 7 साल हो गए कि नहीं हो गए, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 हो गए 7 साल, ठीक है ना। और फाइनली ई पॉइंट में लिख लेना कि 1871 में जर्मनी क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया, और उसमें राजा बनाया गया केसर विलियम फर्स्ट। ये पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन है।